Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic that is action for the legal infringement. हम क्या एक्शन ले सकते हैं लीगल इन्फ्रिंजमेंट के लिए आज वो देखेंगे. लीगल एक्शन फॉर द इन्फ्रिंजमेंट अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999. फर्स्ट है जो सिविल रेमेडी है अंडर सेक्शन 134 टू अंडर सेक्शन 135. दो ही सेक्शन है 134 135. वेयर टू दिस सूट इज फाइल. सूट कहाँ पे फाइल करना है बात करता है 134 सेक्शन जो है. उसके बाद जो है द सूट फॉर द इन्फ्रिंजमेंट जो है कैन बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट हैव द जुरिस्डिक्शन. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है एंड इनहेरेंटली हाई कोर्ट को भी है. एट द प्लेस वेयर रजिस्टर्ड प्रोपरेटर रिसाइड्स और कैरीज आउट द बिजनेस, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वेयर द सूट इज एंड फाइल कर सकते हैं. उसके बाद जो टाइप्स ऑफ रेमेडीज़ है वो सेक्शन 135 में दिया गया है. तो टाइप्स ऑफ रेमेडीज़ में कौन कौन से रेमेडीज़ है एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट के लिए. सबसे पहले तो हम इंजंक्शन लगा सकते हैं, मोस्ट कॉमन है टेम्पररी और परपेचुअल, टेम्पररी एंड परपेचुअल. उसके बाद रिस्ट्रेन फ्रॉम द यूजिंग द इन्फ्रिंजमेंट मार्क, जो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजिंग मार्क है वो. डैमेजेस और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ले सकते हैं, यहाँ पे हम मेसने प्रॉफिट बोलते हैं इसको, सीपीसी मैंने पढ़ा है ना हमने. तो मॉनेटरी कंपनसेशन और प्रॉफिट रॉन्गफुली अर्न फ्रॉम बाय द इन्फ्रिंजर. डिलीवरी अप एंड डिस्ट्रक्शन, confiscation or destruction or erasure of the infringing goods and labels of the packaging etc. एंटन पिलर ऑर्डर, एंटन पिलर ऑर्डर में क्या होता है सर्च एंड सीजर को हम अनदर नेम देते हैं एंटन पिलर ऑर्डर. एंड इन्फ्रिंजिंग मटेरियल विदाउट प्रियर नोटिस. मरेवा जो इंजंक्शन है उसमें क्या होता है फ्रीजिंग ऑफ इन्फ्रिंजर्स असेट टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स एंड जो बिफोर जजमेंट से फंड्स जो है जो मॉनेटरी फंड्स उसके बैंक में उसको क्या करते हैं फ्रीज़ करते हैं, सभी जो बैंक अकाउंट्स को वो फ्रीज करते हैं. उसके बाद जो है क्रिमिनल एक्शन, ये सिविल एक्शन में हो गए. क्रिमिनल एक्शन में कौन कौन सा होगा. क्रिमिनल एक्शन जो है टॉक्स अबाउट दी सेक्शन 103 टू 105 क्रिमिनल एक्शन जो है. और सिविल एक्शन में कहाँ से 134 135 है. सिविल रेमेडीज़ में 134 135 सूट कहाँ पे फाइल करना होता है 134 बोलता है. 135 में सिविल रेमेडीज़ है. टाइप्स ऑफ सिविल रेमेडीज़ इंजंक्शन, डैमेजेस एंड अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद डिलीवरी अप और डिस्ट्रक्शन, उसके बाद एंटन पिलर ऑर्डर, उसके बाद मरेवा इंजंक्शन. एंटन पिलर ऑर्डर मरेवा इंजंक्शन नया है. एंटन पिलर ऑर्डर में क्या होता है सर्च एंड सीजर होता है. एंड मरेवा इंजंक्शन में जो कोई भी बैंक अकाउंट से उसको फ्रीज़ करते हैं ताकि वो फंड्स जो है वो निकाल ना सके, इसीलिए जजमेंट के पहले क्या होता है सभी जो बैंक अकाउंट से उसका जो इन्फ्रिंजर है उसका फ्रीज़ किया जाता है. उसके बाद क्रिमिनल एक्शन में क्या होगा अंडर द सेक्शन 103 एंड 105 में 103 105. This section criminalize the various trademark offenses, falsifying, forging and applying the false trademarks. पेनाल्टीज क्या होंगे यहाँ पे पेनाल्टीज में ऑफेंस अप्लाइंग द फॉल्स ट्रेडमार्क. सेक्शन 103 में क्या बोला है 6 मंथ 3 years फाइन जो है 50,000 रुपये यहाँ पे फाइन होगा, प्लस जो 2 लाख रुपये है वो आएगा यहाँ पे. 6 months to 3 years जो है इम्प्रिजनमेंट होगा. फाइन जो है 50,000 टू 2 लाख पर्यंत जो है वो फाइन 2 लाख तक क्या होगा यहाँ पे फाइन होगा यहाँ पे 50 to 2 लाख. उसके बाद 6 month to 3 years. जो अप्लाइंग फॉल्स ट्रेडमार्क आप यूज़ कर रहे हो तो सेक्शन 103 में. 104 में आप फॉल्सली गुड्स सेल कर रहे हैं ट्रेडमार्क का तो 104 में सेम एज अबाउ 6 month to 3 years सेम है. एंड 50 to 2 लाख तक क्या है फाइन है. उसके बाद फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग द मार्क एज अ रजिस्टर्ड है, ऐसे मैं मार्क्स यूज़ कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि हाँ ये रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे 107 में जो है अप टू 3 years प्लस फाइन भी लग सकता है यहाँ पे अप टू 3 years. जो अप्लाइंग फॉल्स ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं 103 6 month to 3 year. उसके बाद 50,000 to 2 लाख. उसके बाद सेलिंग गुड्स विद द फॉल्स ट्रेडमार्क से आप सेल कर रहे हैं 104 में तो सेम है. फॉल्सली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ट्रेडमार्क को एज अ रजिस्टर्ड है 107 में तो 3 years प्लस फाइन होगा यहाँ पे. उसके बाद जो है नोट जो है कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस इन द मेनी केसेस में है. कॉग्निजिबल भी होगा नॉन कॉग्निजिबल भी होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में क्या आएगा
उसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इम्पोर्टेड द गुड्स एनफोर्समेंट एक्ट 2007 का रूल जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इम्पोर्टेड गुड्स एनफोर्समेंट रूल 2007। अ ट्रेडमार्क होल्डर में रिकॉर्ड देयर ट्रेडमार्क इन इंडियन कस्टम्स। कस्टम कैन बी सीज द काउंटरफिट और द इन्फ्रिंजिंग गुड को क्या करते हैं, काउंटरफिट करते हैं, और जो सीज करते हैं काउंटरफिटेड जो इन्फ्रिंजिंग गुड्स है उसको सीजर करते हैं, जब्त कर लेते हैं उसको। उसके बाद हु कैन टेक एन एक्शन, कौन एक्शन ले सकता है एक्शन फॉर द इन्फ्रिंजमेंट, जो है रजिस्टर्ड प्रोप्रिएटर, रजिस्टर्ड यूज़र एंड प्रियोर यूज़र जो है वो यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। एंड उसके बाद जो इनहेरेंट है उनके हेयर से लीगल हेयर्स असाइनी है, एक्शन ले सकते हैं लेकिन सू नहीं कर सकते यहाँ पे, लाइसेंस ही नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट केसेस जो है इसके बारे में जो है, टाइम इनकम इनकॉर्पोरेटेड, उसके बाद वर्सेस लोकेश श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडियन केस है अवॉर्डिंग द पिनिटिव डैमेजेस, आपको याद रखना ही रखना है। टाइम इनकॉर्पोरेटेड वर्सेस लोकेश श्रीवास्तव 2005 का केस है। टाइम इनकॉर्पोरेटेड वर्सेस लोकेश श्रीवास्तव के केस में क्या बोला था, फर्स्ट इंडियन केस अवॉर्डिंग द पिनिटिव डैमेजेस हुआ था इन द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस में। उसके बाद जो हमारा इजी केस है वो याहू, जो याहू कंपनी है, याहू इनकॉर्पोरेटेड वर्सेस जो आकाश अरोरा का केस था 1999 का, इंजंक्शन ग्रांटेड, यूज़ ऑफ याहू इंडिया आप डोमेन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इंजंक्शन लगाया गया था। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ में जो है, दैट मार्क इज रजिस्टर्ड दैट डिफेंडेंट यूज डिसेप्टिवली, एंड इन बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट जो इंजंक्शन है रजिस्टर्ड है, डिफेंडेंट प्रूव करना है यूज डिसेप्टिवली यूज़ कर रहा है, अनऑथराइजली यूज़ कर रहा है, मैंने वहाँ पे कोई अथराइजेशन नहीं दिया है, ऐसे जो है वो प्लेंटिफ को प्रूव करना है। प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। लिमिटेशंस क्या होंगे, जो सेक्शन 30 टू सेक्शन 34 तक है वो होंगे। डिफेंडेंट कैन टेक डिफेंस यहाँ पे ले सकता है, और लिमिटेशंस प्लेंटिफ के ऊपर आएंगे यहाँ पे। फेयर यूज़ है, डिफेंस ले सकता है। लिमिटेशंस अगर डिफेंडेंट ने क्या किया हो, फेयरली यूज़ किया है, ओन नेम डिफेंस होगा, लैक ऑफ कन्फ्यूजन होगा, एंड प्रियोर यूज़ होगा अंडर सेक्शन 34 पे।